ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। आप मंत्री हैं, अपने पीए के नाम पर आपने जमीन खरीदी 2019 में, फिर 2 बरस के बाद उसी जमीन को बिना पैसा दिए अपने बेटी के नाम पर ट्रांसफर करा लिया। आप बताइए कि आपने जमीन खरीदी कि नहीं अपने पीए योगेश्वर दत्त के नाम पर, और अगर खरीदा तो 2 बरस के बाद फिर अपने बेटी के नाम पर क्यों ट्रांसफर कराया? 200 करोड़ तो कम है, ये तो हम आपको कंजर्वेटिव बता रहे हैं। लोग तो बहुत बड़ी संख्या अंक बता रहे हैं। बेटी की सगाई हुई और सगाई और शादी के बीच में 38 करोड़ रुपए की जमीन खरीद ली गई। उसका एक एक डीड जारी किया है मैंने कि भाई प्रशांत किशोर ये गलत बोल रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। हम मान लेंगे, हमारी गलती होगी, जनता हमको सजा देगी। अगर हमारी गलती, आप हम पर केस कर दीजिए, फांसी पर चढ़ा दीजिए। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार एनडीए के कई नेताओं के ऊपर एक के बाद एक बमबाजी कर रहे हैं और ज़बरदस्त भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो उन्होंने अभी तक आरोप लगाया है वो है नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री अशोक चौधरी पर, जहां पर प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि पिछले 2 सालों में अशोक चौधरी ने 200 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की ज़मीन कहें तो वो अर्जित की है। हमारे साथ आज बात करने के लिए खुद प्रशांत किशोर मौजूद हैं। प्रशांत जी, क्या लगातार एक के बाद एक एनडीए के नेताओं पर आप ये बमबाजी कर रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर? देखिए, हम बिहार में 3 साल से हैं और हम लोगों ने इस तरह के आरोप प्रत्यारोप से अपने आप को अलग रखा है। हमने किसी पर ना इल्ज़ाम लगाया, ना कोई ऐसी घोषणा की। लेकिन जब हम लोग समाज में नीचे चल रहे हैं और जो लोगों से रोज़ सुन रहे हैं, तो ये ऐसी स्थिति हो गई है कि बिहार में सामान्य लोगों का मानना है कि बिहार की भ्रष्टतम सरकार अभी चल रही है। और नीतीश कुमार तो चोर हैं नहीं व्यक्तिगत तौर पे, ये मैं कैमरे पे कहता हूँ। तो आखिर ये चोरी कर कौन रहा है? उनके इर्द गिर्द के लोग कर रहे हैं और लोग रोज़ आकर साक्ष्य दे रहे हैं। तो उन साक्ष्यों को हम लोगों ने कुछ साक्ष्यों को हमारे बोड़ा का बोड़ा पेपर भर के लोग दे गए। हमने उसमें कुछ तथ्य सामने रखे हैं और उनको ये कहा है कि भाई आप स्पष्टीकरण दे दीजिए, आप बता दीजिए, अगर गलत है तो बता दीजिए प्रशांत किशोर गलत बोल रहे हैं, इन पर केस कर दीजिए हम पर। आप मंत्री हैं, अपने पीए के नाम पर आपने जमीन खरीदी 2019 में, फिर 2 बरस के बाद उसी जमीन को बिना पैसा दिए अपने बेटी के नाम पर ट्रांसफर करा लिया। जब इनकम टैक्स का नोटिस आया तो फिर उसी पीए को आप पैसा बैंक के माध्यम से जारी कर रहे हैं। ये तो बैंकिंग का ट्रांजेक्शन है, जमीन की रजिस्ट्री है, वो हमने जारी किया है, तो फुल प्रूफ केस है। आप बताइए कि आपने जमीन खरीदी कि नहीं अपने पीए योगेश्वर दत्त के नाम पर, और अगर खरीदा तो 2 बरस के बाद फिर अपने बेटी के नाम पर क्यों ट्रांसफर कराया? अगर कराया तो पैसा का भुगतान कैसे हुआ है? भाई ये तो प्रमाण सामने है। और 200 करोड़ तो कम है, ये तो हम आपको कंजर्वेटिव बता रहे हैं। लोग तो बहुत बड़ी संख्या अंक बता रहे हैं। हमने कहा कि कम से कम 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी गई है। कितने सालों में? पिछले 2 सालों में, लोकसभा चुनाव के बाद के ये सारे डॉक्यूमेंट हमने अब बताया उनको कि इनकी बेटी की सगाई हुई और सगाई और शादी के बीच में 38 करोड़ रुपए की जमीन खरीद ली गई। उसका एक एक डीड जारी किया है मैंने। और उसके बाद अशोक चौधरी ने आकर कहा कि हमने नहीं किया है ये, और हम ही थोड़े ने कह रहे हैं, उनके तो जदयू के मुख्य प्रवक्ता ने कह दिया कि भाई जवाब तो दीजिए। हाँ, ये पहली बार प्रशांत जी हुआ है। हमको याद है 2017 में तेजस्वी के ऊपर भी ऐसा आरोप लगाया था, तो नीतीश ने एक्सप्लेन करने के लिए कहा था। जो लोग जदयू में हैं, जो लोग नीतीश कुमार को जानते हैं कि अगर आप पर इल्जाम लगेगा तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो अशोक चौधरी आए और एक्सप्लेन कर दें कि भाई प्रशांत किशोर ये गलत बोल रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। हम मान लेंगे, हमारी गलती होगी, जनता हमको सजा देगी। अगर हमारी गलती, आप हम पर केस कर दीजिए, फांसी पर चढ़ा दीजिए। हम बिना तथ्य के बात बोलते ही नहीं हैं। अगर मैंने कहा कि दिलीप जायसवाल ने सिखों के मेडिकल कॉलेज पर कब्जा किया है, तो आज तक दिलीप जायसवाल का मजाल है कह देंगे कि नहीं हम कब्जा किए हैं? आज तक बोल पाए? आज 1 महीने से ज्यादा हो गया, बोल पाए आज तक कि हम कब्जा नहीं किए हैं? हमने मंगल पांडे को कहा कि इन्होंने पैसा दिया है, 86 लाख रुपए का फ्लैट खरीदा है पैसा लेकर, उसका प्रमाण जारी किया कि 25 लाख रुपया इन्होंने दिलीप जायसवाल से अपने पिताजी के अकाउंट में लिया, पिताजी के अकाउंट से फिर बीबी के अकाउंट में ट्रांसफर करके घर खरीदा। स्वीकार तुरंत मंगल पांडे ने किया, हाँ ऐसा तो किया है। उन्होंने तथ्य ये दिया कि हम तो इतने गरीब हैं कि 25 लाख रुपया भी हमारे पास नहीं था, हमने दूसरे से कर्ज लिया।
तो फिर मैंने उन्हीं के पत्नी का अकाउंट जारी कर दिया कि अगर आप कह रहे हो कितने गरीब है तो इसमें 2.25 करोड़ रुपया कहाँ से आया है, ये बता दो। अब उसका क्या जवाब देंगे वो? मेरे भाई, हम कोई कंजेक्चर नहीं पास कर रहे हैं, बैंकिंग का ट्रांजैक्शन दे रहे हैं। डीड अगर यहाँ रजिस्टर हुई है उसका रजिस्ट्री का कागज दे रहे हैं। जिस व्यक्ति के नाम पर आपने बेनामी संपत्ति खरीदा है उस आदमी को सामने बैठा रहे हैं, कैसे आप पलट जाइएगा? किसके किसके नाम पर संपत्ति अर्जित की है अशोक चौधरी ने जमीन? भाई आपको बताया योगेश्वर दत्त का केस। योगेश्वर दत्त उनके पीए थे, उनके नाम पर विक्रम में जमीन खरीदी गई है और उनसे फिर बिना पैसे के उस जमीन को वापस अपने बेटी के नाम पर ट्रांसफर कराया गया है। पूरा डिटेल है, आप देख लीजिए जाकर। प्रशांत जी, कि पहली बार ऐसा हुआ कि किसी जेडीयू के बड़े मंत्री पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और जेडीयू ने अपने आप को इससे अलग रखा है। ये पहली नहीं रखा है और उल्टा जवाब मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया उनको आके बोलना चाहिए। और ये जदयू के वर्कर्स को, समर्थकों को भी मैं आह्वान कर रहा हूं कि भाई नीतीश कुमार का जो थोड़ा बहुत बचा हुआ ये सब चोर बदमाश जो अगल बगल उनके है ये सब बर्बाद कर देगा। आप लोग नीतीश, या तो अशोक चौधरी जवाब दें या इस्तीफा इनका होना चाहिए। जब ये बात तेजस्वी यादव पर लागू थी तो अशोक चौधरी पर क्यों नहीं लागू होना चाहिए? आप बताइए, आप बिहार के पत्रकार नागरिक होने के नाते बिहार का कोई मंत्री 200 करोड़ रुपया के यहाँ संपत्ति खरीद रहा है। संपत्ति खरीदना गुनाह नहीं है, बताओ तो भाई 200 करोड़ रुपया कहाँ से लेकर आए? आखिर बिहार में गांव गांव में, घर घर में जो भ्रष्टाचार फैला है ये पैसा कहीं तो जा रहा है, मुख्यमंत्री घर तो नहीं जा रहा है। तो उनके इर्द गिर्द के जो सो कॉल्ड बड़े नेता हैं, मानक पुत्र, दत्तक पुत्र, मानस पुत्र, कौन कौन कहता है, यही सब लूट रहा है। नीतीश कुमार को क्या इसकी जानकारी होगी प्रशांत जी? क्योंकि नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस हमेशा रहा है भ्रष्टाचार पर। नीतीश जी को जानकारी होना, जानकारी जरूर होगी, कोई ना कोई बताया होगा कैसे खबर आया है, लेकिन उस जानकारी को का विश्लेषण करना, उसको उस पर अमल करना, उस पर कार्रवाई करना, कहीं ना कहीं उनकी मानसिक शारीरिक स्थिति अब वो नहीं है। अगर वो होती तो ये टिक पाते, ये कर पाते इतना। हम भी तो नीतीश कुमार के साथ काम किए हुए हैं। इतना मजाल है कि कोई मंत्री इतना पैसा ले लेगा और नीतीश जी को पता नहीं चलेगा, और पता चल जाएगा उसके बाद नीतीश कुमार चुप रहने वाले हैं। ये दिखाता है कि नीतीश कुमार मानसिक शारीरिक तौर पर अब उस स्थिति में नहीं है कि वो अपने इर्द गिर्द के लोगों के कार्यों पर नियंत्रण रख सकें या उस पर कार्रवाई कर सकें। क्योंकि 17 में तेजस्वी पर जैसे एक्सप्लेन करने के लिए कहा था, तुरंत उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया था। अरे भाई, नीतीश कुमार ने जीवन में कमाया क्या है? यही तो कमाया है कि आदमी ईमानदार है, यही तो कमाया है कि आदमी परिवारवाद नहीं करता है, और यही दो चीज तो बर्बाद कर दिया पिछले 3 सालों में इन लोगों ने। नीतीश जी के रहते हुए 15 साल में किसी मंत्री का हिम्मत था कि वो अपने बेटा दामाद को पोस्ट, सरकारी पोस्ट पर रखवा दे? ये दिखाता है कि नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं, उनके इर्द गिर्द के 4 सलाहकार, 4 मंत्री, ये लोग लूट रहे हैं। इनकी ना कोई जवाबदेही है, ना इनका कोई चरित्र है, और हम लोग की जवाबदेही है कि अगर लोग बता रहे हैं तो हम लोग पब्लिक के बीच में रख रहे हैं उस बात को। आप बताइए, सम्राट चौधरी यहाँ के डिप्टी सीएम है। सम्राट चौधरी का ओरिजिनल नाम सम्राट कुमार मौर्य है। इन पर मर्डर का इल्जाम है, ये जेल गए हैं, नामजद अभियुक्त हैं, जेल गए। जेल से कुछ महीनों के बाद इस आधार पर निकल गए कि ये नाबालिग हैं। एक सर्टिफिकेट दिया गया कि ये नाबालिग हैं, इसलिए इनको जेल से राहत मिल गई। इन्होंने जेल से निकलते अपना नाम बदल के कर लिया राकेश कुमार। फिर राकेश कुमार के नाम पर जब मंत्री बने और बर्खास्त कर दिए गए तो फिर राकेश कुमार से नाम बदल के कर लिया सम्राट कुमार चौधरी। अपने इलेक्शन एफिडेविट में 1998 में इन्होंने लिखा कि मैं 7वीं पास हूं, और अब के इलेक्शन एफिडेविट में अब लिख रहे हैं ये कि मैंने डॉक्टरेट कर लिया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। तो हमारा सवाल सीधा ये है कि भाई 1998 के बाद आपने किस समय मैट्रिक पास किया, ये बता दो। क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट में कि 1998 से पहले इन्होंने मैट्रिक का एग्जाम दिया था, जिसमें ये फेल हो गए थे, 234 नंबर इनको आया था। तो भाई मैट्रिक पास किए होंगे तभी तो आप ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट कीजिएगा। तो आपने अपने एफिडेविट में ये क्यों नहीं बताया कि आप 10वीं कब पास किए, 12वीं कब पास किए? एफिडेविट में ये क्यों नहीं बताया कि सदानंद सिंह, जो उस समय कांग्रेस के तारापुर में प्रत्याशी थे, उनके मर्डर के इल्जाम में आपको जेल भेजा गया, और जेल से आपको बाहर आने का राहत तब मिला जब आपने अपने आप को नाबालिग कोर्ट में प्रमाणित किया। इस बात की आपने इलेक्शन एफिडेविट में क्यों घोषणा नहीं की है? आप यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। ये तो, और उसके बाद सम्राट चौधरी आकर बोल दें कि प्रशांत किशोर गलत बोल रहे हैं,
कि ना भाई हम पर ऐसा कोई केस नहीं हुआ, तो हम आपको डॉक्यूमेंट दे देते हैं, थाना का केस नंबर दे देते हैं, कोर्ट का पेपर दे देते हैं, आप आज तक पर उसको एग्जामिन कर लीजिए। सम्राट चौधरी में अगर दम है तो बोल दें कि ये सदानंद बाबू के मर्डर केस में नामजद अभियुक्त थे या नहीं थे, अभियुक्त के तौर पर जेल गए थे या नहीं गए थे, और अगर गए थे तो जेल से निकले कैसे, जेल से निकलने के बाद अपना नाम क्यों बदला, नाम बदलने के बाद ये बता दें कि मैट्रिक कब पास किए, 12वीं कब किए। अरे ये आप राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के अपना को चेहरा बताते हैं, जनता को ये सवाल नहीं पूछना चाहिए? मतलब मर्डर का आरोप ये तो संगीन आरोप है ना भाई, और अगर ये नहीं जवाब देंगे तो हम लोग छोड़ थोड़ी ना देंगे। इस बार इलेक्शन लड़ने आएंगे तो इलेक्शन कमीशन में हम लोग चैलेंज करेंगे कि पूछिए कि क्यों छुपाया इन्होंने, या तो इनको डिक्लेयर तो अब उनको करना ही पड़ेगा कि ये मर्डर के अभियुक्त थे, शायद हैं, और नाबालिग होने के नाम पर कोर्ट ने इनको राहत दी थी, ये इन्होंने डिक्लेयर उस समय नहीं किया है। अब अगर नहीं करेंगे तो इनका इलेक्शन कैंसिल करा देंगे, बोलना तो पड़ेगा ही, कोई उपाय नहीं है। प्रशांत जी, आपको मतलब इस बात का अंदाजा है कि आप जिस तरीके से आक्रामक होकर बीजेपी जेडीयू के नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, आप पर खुद भी मतलब खबर है कि बीजेपी कार्रवाई कर सकती है, ईडी सीबीआई आपके पीछे भी लग जाएगी? अरे प्रशांत किशोर बालू माफिया है नहीं, शराब माफिया है नहीं, ठेकेदारी करते नहीं है, नौकरी करते नहीं है, सरकार में कोई पद लिया नहीं, सरकार से बंगला गाड़ी सुरक्षा लिया नहीं, किसी माई का लाल का हिम्मत नहीं किसी अफसर का कि मैंने जीवन में किसी को एक फ़ोन किया हो कि भाई ये काम कर दो। किस बात के लिए डरेंगे? अगर मैं तो आपके कैमरे पे कह रहा हूं, भाजपा में दम है, हम पर जांच करा ले, हमको जेल भेज दे, 3 बरस से कह रहे हैं। फंडिंग को लेकर एक नया विवाद। अरे भाई कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है। आप कह रहे हैं कि एक कंपनी ने इनको पैसा दिया, तो भाजपा को बिहार के किसानों ने पैसा दिया है? कोई कंपनी ही तो पैसा देगी, वो कंपनी को हमने कोई ठेका दिया हो, उस कंपनी को हमने कोई मदद की हो, तब ना आप हमको दोस्त दीजिएगा। कोई बिहार देश की बड़ी कंपनी ने जन स्वराज को 20 करोड़ रुपया दिया, चेक से दिया है, अगर उसमें गलती है उसको जांच कर लो, हमको पकड़ लो, कंपनी वाले को पकड़ लो। भाजपा जो करोड़ों रुपया अपने अकाउंट में शो करती है, 3000 करोड़ रुपया, वो पैसा किसने दिया है? देश के किसी कंपनी ने दिया है, किसी उद्योगपति ने दिया होगा, किसी बिजनेसमैन ने दिया होगा, कुछ वर्कर्स ने दिया होगा। जनस्वराज का भी अकाउंट बिल्कुल पब्लिक डोमेन में है, आप उसको देख लीजिए, जिन लोगों ने पैसा दिया है उनको भी देख लीजिए, चेक से दिया है। और हमारे कहने पर मत जाइए, आप प्रशांत किशोर की तरफ विपक्ष में नहीं ना हैं, सड़क पर नहीं ना हैं, आपकी तो सरकार है दिल्ली में, राज्य में भी आपकी सरकार है, पुलिस, सीबीआई, ईडी, केस मुकदमा सब हमको कर दीजिए, हमको जांच लीजिए। डर नहीं लगता है? क्या डरना है? जब हम कुछ गलत किए नहीं तो डरने क्या बात है? आप हमको डरने वाले हम दिखते हैं? बिहार में लोगों को आप किसी जगह पूछिए, प्रशांत से डरता है? हम आज तक कोई एक सिपाही लेकर चले? 3 बरस से यहाँ पर बिहार में कोई मुखिया बनता है वो 4 गो गनमैन लेकर चलता है, हम अकेला आदमी है 3 बरस से एक सिपाही भी नहीं लेकर चलते। क्या डरना है? हमको क्या डर आएगा? आप भी यहाँ पत्रकारिता करते हैं, कोई अफसर कोई नेता बता दे कि प्रशांत किशोर ने कभी जीवन में एक फोन भी किया हो किसी का ट्रांसफर, पोस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट, ठेका के लिए? हम बात ही नहीं करते। हम अपने बुद्धि का खाते हैं, जिसको सलाह देते हैं उसको कहते हैं भाई पैसा दो, पैसा अपने व्यक्तिगत चीज़ के लिए नहीं, जनसुराज के लिए दो, बिहार के सुधार के लिए दो। तो जो कंपनी बड़े बड़े कंपनी हैं उनको कह रहे हैं कि हमसे सलाह चाहिए तो पैसा जनसुराज को डोनेट करो, बिल्कुल सही डंके के चोट पर कह रहे हैं, और ये आज नहीं कह रहे हैं, 3 बरस से कह रहे हैं। चुनाव आने वाले हैं, कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा कब तक करेंगे? आपने कहा था सबसे पहले हम ही लोग पहले करेंगे, बिल्कुल करेंगे, किसी का अभी हुआ तो नहीं है, सबसे पहले जनसुराज के कैंडिडेट अनाउंस हो जाएंगे। प्रशांत किशोर को लेकर भी है, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, जब घोषणा होगी उसमें प्रशांत किशोर का भी नाम होगा तो उसमें आपको दिख जाएगा। चुनाव लड़ेंगे तो कन्फर्म है ना? नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे तो पार्टी तय करेगी, जब नाम आएगा तो आपको दिख जाएगा, और दूसरे दलों से पहले ये नाम जारी हो जाएगा। राघोपुर या करगहर? भाई जहां से पार्टी तय कर देगी वहां से लड़ेंगे। राघोपुर से लड़ने को तैयार हैं? हम तो 243 चैलेंजर है वहां पर। फिर आप समझिए, जब हम 243 में लड़ रहे हैं, 0 से शुरू किया है, पूरे राज्य में व्यवस्था खड़ी की है, तो अपने दम पे खड़ा किया है। हमारे पिताजी का तो बनाया हुआ नहीं है, हमारी कोई जाति तो नहीं है, हम कोई जाति धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, हमारे पिताजी की राजनीति नहीं करते हैं, हमारा कोई पहले का दल है नहीं, हम तो अपने दम पे ही न बनाए हैं। तो उसमें राघोपुर भी शामिल है, उसमें पटना भी शामिल है, उसमें करगहर भी शामिल है। हम अगर डरते
तो हम इनसे पूरे राज्य में लड़ रहे हैं, तो राघोपुर में लड़ने में क्या डर लगा हुआ है? चुनौती बड़ी हो सकती है वहां पे आपको। अरे भैया, चुनौती बिहार को जीतने से ज्यादा बड़ी चुनौती नहीं ना है राघोपुर जीतना। बिहार में ऑल्टरनेट विकल्प खड़ा करने से बड़ी चुनौती नहीं ना राघोपुर में चुनाव लड़ना। हम तो पूरे बिहार के 243 में लड़ने की चुनौती स्वीकार किए हुए हैं। राघोपुर भी उसमें एक है जहां से प्रशांत किशोर खुद लड़ सकते हैं। बिल्कुल भाई, हम वहाँ पदयात्रा भी हमने की है, हमारे वहाँ संगठन भी है, राघोपुर के घर घर में लोग काम भी कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव जनता राजद से ज़्यादा आज वहाँ जाइएगा तो लोग जनसुराज आपको दिखेगा। इनका क्या आधार है? सिर्फ इतना आधार है कि भाई हम जिस कम्युनिटी से, यादव समाज से आते हैं, यादवों का वहाँ बहुत वोट है, यही तो क्या जनसुराज में यादव समाज के लोग नहीं हैं? जनसुराज में 8 से ज़्यादा जिला अध्यक्ष यादव समाज के लोग हैं, 30 से ज़्यादा लोग जनसुराज से आपको कैमरे पर कहते हैं यादव समाज के लोग चुनाव लड़ेंगे। इससे क्या हो? हम जात की राजनीति करते नहीं है। लालू परिवार ने बड़ा कलह मचा हुआ है प्रशांत जी, उस पर क्या मतलब आपकी टिप्पणी है? क्योंकि ये गाली कांड जो हुआ प्रधानमंत्री की माताजी के साथ दूसरी बार, उसके बाद तेज प्रताप भी अब जो है वो प्रधानमंत्री के एक तरीके से समर्थन में है। हर आदमी का राजनीति करने का अपना तरीका है। मैं लोगों के व्यक्तिगत जीवन पर, परिवार के मामले में टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। लालू जी के बच्चे आपस में लड़ रहे हैं या प्रेम से रह रहे हैं, ये मेरा विषय नहीं है, ये राजनीतिक विषय नहीं है। वो लड़े न लड़े, समझौता से रहें, ये उनका विषय है। जो लोग पब्लिक डोमेन में है, मैं उस पर टीका टिप्पणी करता हूँ। आप लोगों ने 100 बार नीतीश जी के बच्चे के बारे में पूछा, मैं हमेशा आपको यही कहता हूँ कि वो जब आएंगे राजनीति में तब बोलेंगे। जो व्यक्ति प्राइवेट लाइफ जी रहा है उस पर हमारा बोलने का अधिकार नहीं है, अनलेस कि वो कोई गलत काम कर रहा हो। लालू जी के कई बच्चे ऐसे जो राजनीति में नहीं है, तो उस पर मैं क्यों टीका टिप्पणी करूं? तेजस्वी यादव राजनीतिक जीवन में है, तेज प्रताप जी राजनीतिक जीवन में, उन पर बोल सकते हैं, लेकिन उनके घर में क्या हो रहा है, उनके घर में आज कौन खाना बन रहा है, कौन कपड़ा पहन रहा है, कौन झगड़ा कर रहा है, ये राजनीति का विषय नहीं है, ये बिहार के समाज का विषय नहीं है। प्रधानमंत्री की माताजी के खिलाफ दूसरी बार एक गाली कांड का मामला। देखिए, ये गाली वाली जो बात है, मोदी जी आते हैं तो राहुल गांधी और तेजस्वी को गाली देते हैं, राहुल गांधी तेजस्वी मोदी को गाली दे रहे हैं। लेकिन इन दोनों लोगों से ये पूछिए कि जब बिहार के बच्चों को बाहर जो गाली पड़ रही है सालों साल से, उस पर इन दोनों ने कहाँ कुछ कहा? मोदी जी के माँ को गाली पड़ी, बहुत गलत बात है, लेकिन बिहार के बच्चों को बिहारी कह के गाली दिया जा रहा है, उस पर मोदी जी ने आज तक कुछ बोला? भाजपा के लोगों ने बोला? राहुल गांधी आज आकर मोदी को गाली दे रहे हैं, तो भाई राहुल गांधी जब बिहार के बच्चों को महाराष्ट्र में मारा गया तो कुछ बोले? बिहार में, यहाँ भोजपुर में जवनिया गांव पूरा गंगा में समाहित हो गया, इस पर इन लोगों ने कुछ बोला? मेरे भाई, आप मोदी को वोट चोर बता रहे हैं, उनको, उनके माँ बहन को गाली दे रहे हैं। मोदी आकर आपको घुसपैठिया बता रहे हैं, मुसलमानों की राजनीति करने वाला बता रहे हैं। इससे बिहार के लोगों की क्या लेना देना है? घुसपैठिया आए या नहीं तो केंद्र का मामला है ना। बिहार के लोगों का मामला तो यह है कि यहाँ शिक्षा कब होगी, रोजगार कब होगा, भ्रष्टाचार कब रुकेगा, पलायन कब बंद होगा, बाढ़ कब रुकेगी, इस पर तो कोई टीका टिप्पणी नहीं है। तो भैया, घुसपैठिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस पर लोकसभा का चुनाव हो गया है। आपको देश की जनता ने सत्ता दे दी, जिसको विपक्ष में बैठाना था बैठा दिया। अब बिहार का चुनाव है। घुसपैठिया तो अभी भी उठ रहा है, प्रधानमंत्री आके खुद बोलते हैं। तब तो बोल रहे हैं, तो अपने आप कह रहे हैं कि हम इतने कमजोर प्रधानमंत्री हैं कि 15 बरस सब दावा करने के बाद भी घुसपैठियों का आना हम नहीं रोके। दोनों बात तो वही कह रहे हैं कि हम और अमित शाह इतने मजबूत हैं, देश सुरक्षित हो गया, देश की सीमाएं सुरक्षित हो गई, कोई बाहर से नहीं आ रहा है, नहीं आ पाएगा, मोदी का डर है इतना। और यहाँ बिहार में कह रहे हो कि सारा घुसपैठिया आ रहा है। दोनों बात कैसे होगा भाई? एक ही तो बात हो सकता है, या तो आप इतने मजबूत हैं कि देश की सीमाओं को आपने सुरक्षित कर दिया, कोई बाहर से नहीं आ सकता है, जिसका आप क्रेडिट ले रहे हैं देश भर में, और बिहार में आके कह रहे हैं कि सारा घुसपैठिया आ जा रहा है यहाँ नेपाल से, बांग्लादेश से। दोनों बात कैसे सही होगा भाई? तो यहाँ तो निराप बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर घुसपैठिया कोई बांग्लादेश से, नेपाल से बिहार में आया तो उसका दोस्त आप ही पर लगेगा। आप ही तो सीमा के रक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, बिहार में सरकार आपकी है। तो मानिए कि जैसे कांग्रेस के राज में घुसपैठिया आते थे, जैसा आपका इल्जाम है, वैसे आपके राज में भी घुसपैठिया आ रहे हैं। तो फिर क्या कह रहे हैं मेरा 56 इंच का सीना है, हम घुसपैठिया नहीं आने देंगे यहाँ? भाई, राज्य का चुनाव है, राज्य के मुद्दों पर होना चाहिए। मुखिया का चुनाव होगा, पंचायत का चुनाव होगा, तो गांव और पंचायत के मुद्दे पर होना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा की सुरक्षा, भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, इस पर चुनाव हो गया लोकसभा में। अब बिहार की बात कीजिए,
एक दूसरे को गाली गलौज करके बिहार के लोगों को भटकाइए मत। आखिरी सवाल, जीएसटी आज से लागू हुआ है, क्या लगता है बिहार के लेकर भी इसको क्या लागू किया गया है, कुछ फायदा इसमें मिलेगा? क्या फायदा होगा भाई? जीएसटी में कुछ चीजों का दाम कम किया गया है, सरकार ने टैक्स कम किया है। बिहार में डीजल पे यूपी के मुकाबले 8 रुपये प्रति लीटर ज्यादा पैसा लगता है। क्या उस टैक्स को सबसे ज्यादा तो डीजल से लोग प्रभावित हैं। कार पर आपने टैक्स 28 से घटा के 18 कर दिया, तो बिहार में 100 में 2 आदमी के पास गाड़ी है, उसको लाभ होगा कुछ? फिर 98 को तो कोई फायदा नहीं होना है। जिन चीजों से लोगों का सरोकार है उस पर जब रेट कम होगा तब तो फायदा होगा। बिहार में पेट्रोल डीजल का अगर दाम कम हो जाए, सिलेंडर का दाम कम हो जाए, खाद का दाम कम हो जाए, यूरिया 250 रुपये का बिक रहा है 400 रुपये में ब्लैक, और आप जीएसटी कम करने का 2-4% का लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हो। आप यूरिया 266 में उपलब्ध करा दीजिए किसानों को। यहाँ पेट्रोल डीजल का दाम जितना यूपी में है उतना करा दीजिए बिहार में, किसानों को उससे फायदा होगा, लोगों को उससे फायदा होगा। बेकार बात कर रहे हो यार, जीएसटी के ये कर दिए वो कर दिए। फायदा इससे नहीं होने वाला बीजेपी को। भाई क्या फायदा होगा बताइए ना? जब लोगों को फायदा होगा तब ना लोग आपको फायदा देंगे। चीजों का दाम 10 रुपए से बढ़ के 18 रुपया हो गया क्योंकि टैक्स 28 था। अब 18 का टैक्स घटा के आप कम कर रहे हैं तो 18 से घट के 16 या 14 हो जाएगा, तो उससे क्या फायदा हुआ? तो 10 का चीज तो अभी भी 14 में बिकेगा। पेट्रोल पे डीजल पर सबसे ज्यादा टैक्स इस सरकार ने लगाया है। यूपी के मुकाबले 8 से 10 रुपए ज्यादा प्रति लीटर पेट्रोल डीजल पे बिहार के लोग दे रहे हैं। ये कहां कम हुआ? तो हर घर से इसका नुकसान हो रहा है, ये कहां बात हो रही है?